नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का जो चीफ है बीजेपी का, उसके सिलेक्शन को लेकर के लगातार खींचतान चली आ रही है और बहुत दिनों से लगातार उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक उसके नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इस बुकाहट तेज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी का होगा, उसके तय होने के बाद यूपी को अपना नया चीफ मिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार का इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन के बाद यूपी को नया चीफ मिलने की बात की जा रही है और उससे पहले दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक को चीफ मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक बड़े राज्य में बीजेपी अपने चीफ को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कश उसको उठाना की स्थिति में है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस चेहरे पर दांव लगाया जाए। क्योंकि अगर पिछड़े पर दांव लगाते हैं तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, और अगर ब्राह्मण पर दांव लगाते हैं तो समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की जो लगातार जो पीडीए का वार है, या पीडीए का लेकर के जैसे समाजवादी पार्टी मैदान में है, कहीं ना कहीं उस पर असर साफ तौर पर दिखाई देगा। इस तरीके की स्थिति में साफ तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि आखिरकार बीजेपी का नया चीफ कौन होगा। बीजेपी को अपना प्रमुख मिलने में इतना समय लग भी जा रहा है, और यही कारण है कि कई नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है, कई बड़े नाम हैं जिन चेहरों पर कहीं ना कहीं दांव लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के नए चीफ मिलने पर अभी भी संशय बरकरार है, और ये वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही साफ तौर पर इस पर पत्ता अपना बीजेपी के जो लीडर्स हैं, जो प्रमुख शीर्ष नेतृत्व है, वो खोलेगा। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, सबको साथ साथ में लेकर के चलते हुए, और जिसकी वजह से पार्टी को, बीजेपी को नुकसान ना हो, उसको भी विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आरएसएस की भी अहम भूमिका होगी। सरकार में भले ही वो दखल ना दे, लेकिन संगठन में उसकी कहीं ना कहीं भागीदारी है, वो साफ तौर पर, परोक्ष रूप से साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसीलिए आरएसएस को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, और उसकी पसंद को भी उसकी पसंद पर भी दांव लगाया जाएगा। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी यूपी के जो चीफ है उसका ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, रायबरेली में एक युवक की नृशंस हत्या कर दी गई, पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वो अपने ससुराल गया था और वहां के लोगों ने उसे चोर समझकर पीट दिया। अब इस पूरे मामले पे जब पिटाई हुई है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें जो मृतक है वो राहुल गांधी का नाम ले रहा है, और जिसके बाद जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उस परिवार से मिलने पहुंचे हैं, और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात कराई है। क्या कुछ कहा है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आपको सुनाते हैं। बताइए, पीड़ित परिवार से आपने मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया, क्या पूरा मामला था? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार, अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को, इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है, और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारे नेता ने रात को इनसे बात भी की, इनके दामाद से बात भी हुई है, और पूरी तरीके से आश्वस्त किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनको न्याय दिलाएंगे और लड़ेंगे ये अत्याचार, अन्याय। और ये बाबा के लोग, जो बाबा के लोग कह रहे हैं कि हम बाबा के लोग हैं, ये पूरे प्रदेश के अंदर गुंडाई कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मार रहे हैं। परिवार ज्यादातर हत्या की जा रही है, उसको लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि चोर समझ करके लोगों को पीटा जा रहा है। देखिए, चोर समझ के जैसा बताया लोगों ने कि पुलिस वहां पर थी और पुलिस उनको नहीं ले गई थाने। पुलिस को थाने ले जाना चाहिए था। इसका मतलब कि पुलिस ने जानबूझकर छोड़ दिया कि हत्या करो, मरने के लिए छोड़ दिया, ये कह रहे हैं ये लोग। क्या मांगे पीड़ित परिवार? निश्चित तौर से पीड़ित परिवार की मांग है कि उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसमें उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और उनके ऊपर जो आज बाबा की जो प्रक्रिया है वो अपना करें, और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और उसे एक सरकारी नौकरी दी जाए। क्या कर रही है? ये प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर हमलावर हैं, सीएम योगी पर हमलावर हैं, और साफ तौर पर एक बात है कि एक युवक की जान नहीं गई है, बल्कि एक दलित की जान गई है।
किसी ने बाबा का आदमी है, कोई राहुल गांधी का आदमी है। साफ तौर पर ये नेताओं के जो बयान है साफ तौर पर बताते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी जाती है, पर उस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं। वो बब्बर शेर पर जोर दे रहे हैं, वो राहुल गांधी पर जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ बाबा के आदमी पर जोर दे रहे हैं। सवाल यही है कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है पर राजनीति अपने आप पर चरम पर पहुंच जाती है और यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष संजय राय पहुंच गए। बहुत सही बात है, एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, चोर समझ करके हत्या कर दी जाती है, पर वो युवक है पहले, ना वो ठाकुर है, ना वो दलित है, ना वो यादव है, ना वो ब्राह्मण है, पहले वो व्यक्ति है। पर समाज के जो लोगों को, समाज को जो बातें काम करते हैं वो नेता है और साफ तौर पर दिखाई भी देता है कि कोई भी लोग हो, पुलिस को ऐसे कठोर लोगों पर कार्रवाई, ऐसी जो भी लोग हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि ना जाने, क्योंकि ऐसे लोग किसी आड़ में, क्योंकि जब लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, वहां के लोग अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ड्रोन की अफवाह को लेकर के इस तरीके से वो बेखौफ नजर आ रहे हैं कि किसी को भी मौत की घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जो भी लोग शामिल हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश की भी आंच आ सकती है कि एक तरफ एक युवक नाम ले रहा है, दूसरी तरफ एक युवक वहां पर बाबा का आराम। क्योंकि देखिए दोनों चीजें निकल करके सामने आ रही है, पुलिस को हर एंगल से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मामले सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कहीं ना कहीं तनाव पैदा करते हैं और इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि जो प्रदेश है वहां पर कहीं ना कहीं दंगे भड़क सकते हैं। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इंद्रवीर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइएगा क्या है पूरी खबर और इसको लेकर के जनता के साथ साथ जिस तरीके से अभी कांग्रेस के प्रदेश राय लगातार योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ है मामला, क्या उन लोगों की, उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है जो इस वीडियो में इस तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अखंड, मैं आपको ले चलता हूं 30 सितंबर 2025 ले चलता हूं। मैं थोड़ा सा बैक आपको ले चलता हूं, ये घटना कहां से शुरू हुई। और घटना जब शुरू हुई अखंड, तो नॉर्मली जैसे हमने आपसे कई बार लाइव में लगभग इस विगत पिछले मंथ हमने आपसे लगातार चर्चा करी हो, चाहे हमने हो, चाहे ज्ञानेंद्र भाई हो, हमारे जो नजदीकी जिले हैं प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, ज्यादातर घटनाएं जो आ रही थी वो ड्रोन को लेकर के घटनाएं हो रही थी और IBC 24 लगातार इसको कवरेज कर रहा था हर जिले से। वैसे ही ये घटना ये थी और हाहाकार मचा हुआ था। उसी हाहाकार में अगर बात करें तो पीड़ित जो मृतक है वो मृतक फतेहपुर का रहने वाला था और वो रात को थोड़ा सा मानसिक विक्षिप्त बताया गया था। अगर मानसिक विक्षिप्त था, लेकिन पीड़ित आता है, अपनी ससुराल जा रहा था और गांव वालों ने उसको समझा कि ये चोर है, चोर समझकर इसको, पहले जो घटना हुई वो थाना गदागंज क्षेत्र के एक गांव में लोगों ने 50-60 लोगों ने पकड़ा और पकड़ करके सबसे बड़ी लापरवाही, थोड़ा सा इसमें मैं कहूंगा कि लापरवाही पुलिस की है, जैसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप थाना गदागंज, इसमें 2 थाने इन्वॉल्व हो गए। पहला जो घटना जब फतेहपुर से आ रहा था तो वो गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लोगों ने जब उसको पकड़ा और पूछा कि क्या है, तो उसने पूरा नाम बताया और पूछा मोबाइल है या नहीं। वो वीडियो हमारे पास एक वीडियो है। और उसके बाद जब घटना हुई तो घटना के बाद लोगों ने सबसे पहला कॉल गदागंज इंस्पेक्टर के COG नंबर पे किया कि महोदय ऐसा ऐसा वाकया है, 50-60 लोग हैं, एक ढाबा है रोड के किनारे जहां पर गांव वाले इसको लेकर के एकत्रित हुए, आप आइए और इसको जो है सुरक्षित थाने ले जाइए। अगर इंस्पेक्टर, देखिए क्योंकि रात होने के बाद इंस्पेक्टर के पास बहुत सारे वर्क होते हैं, तो इंस्पेक्टर ने हल्के के दरोगा को बताया और हल्के के दरोगा ने कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं। लेकिन हल्के के दरोगा लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद वो ढाबे वाले को फोन करते, क्योंकि उनका हल्का था तो ढाबे वाले भी जानते थे, तो उन्होंने फोन किया कि 1 घंटे बाद फोन करते हैं हल्के के दरोगा, प्रेमचंद नाम है उनका। वो हल्के के दरोगा 1 घंटे बाद ढाबे वाले कहते हैं पकड़ के रखना, अभी मैं खाना खा के आ रहा हूं। ये वर्जन है जो गांव वालों का कहना है और ये हमारे पास रिकॉर्डेड है, ये हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो 1 घंटे बाद ढाबा का जो ऑनर होता है वो रिप्लाई करता है सर ये लोग तो चले गए। फिर जब थाने से कोई पुलिस नहीं आती तो 100 नंबर 112 को फोन किया जाता है। 112 के प्रभारी, जो उस गाड़ी के प्रभारी होते हैं, वो आते हैं और गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, उनका होमगार्ड नीचे उतरता है और बात करता है। तो होमगार्ड जो 100 नंबर के प्रभारी होते हैं उनसे कहता है सर इनको ले चला जाए, थाने दे दिया जाए। तो कहते हैं तुम होमगार्ड हो, होमगार्ड के तरीके रहो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है। और महोदय आते हैं, वो भी उसमें लीपा पोती करके चले जाते हैं और आई गई बात चली गई।
मतलब उस युवक को पुलिस ने टच भी नहीं किया, पूछताछ भी नहीं करी और छोड़ के चले गए। अब जब पुलिस ने ही नहीं हैंडओवर लिया, न थाने ले गए, तो वो युवक को गांव वालों ने भी छोड़ दिया और सोचा कि ये मानसिक विक्षेप से छोड़ दिया, क्योंकि गांव वाले भी समझ गए, वहां मारपीट नहीं हुई। फिर उसी रात बंदा जो मृतक था वो पहुंचता है ऊंचाहार कोतवाली। ऊंचाहार कोतवाली जब पहुंचता है तो ऊंचाहार कोतवाली पहुंचने के साथ साथ वहां पर भी उसके साथ वही घटना होती है, क्योंकि हाहाकार चारों तरफ है ड्रोन और चोर का। वहां पर लोग उसको जमकर पीटते हैं और इतना पीटते हैं, हमारे पास वीडियो, हमारे यहाँ IBC 24 पर, नेशनल पे भी है खबर में, और हर जगह नेशनल डिजिटल हर जगह IBC 24 पर चली। मतलब इतना पीटते हैं, पीटते 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 उसको मौत के घाट उतार देते हैं, खट मर जाता है। और मरने के बाद, सुनिए आप सोचिए, मरने के बाद अगले दिन 2 अक्टूबर, मतलब एक को ये पूरी घटना होती है, मारना पीटना 1 तारीख को होती है, और 2 अक्टूबर को रेलवे के किनारे ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उसका शव बरामद होता है। उस शव को जब वहां लाया जाता है, पुलिस लेके आती है, पंचनामा करती है, अपनी फॉर्मेलिटी करती है। उसी बीच में वहां पर जब पुलिस का बयान आता है डिस्ट्रिक्ट का कि इसमें जितने लोग वीडियो में दिख रहे हैं इन सबको पहचान हो गई और इनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। अगले दिन, उसी दिन लगभग रात को 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें से 5 लोगों को हत्या के मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद, मतलब अगर बात करें तो लगभग 3 तारीख तक ये चलता है। 5 तारीख को, यानी कि कल संडे को, एक वीडियो और वायरल होता है इसी व्यक्ति का, जो ऊंचाहार थाने अंतर्गत उसको मारा गया था, तो उसको अर्धनग्न करके, मतलब शरीर पे सिर्फ उसके एक अंडरवियर था और उसके गले पर पैर रखा हुआ है। उसके गले में जब पैर रखा हुआ था तो मतलब इतनी दर्दनाक मौत, आप भी वो वीडियो देखेंगे तो सहम जाएंगे अखंड, कि जिस तरीके से ये घटना हुई, उस घटना को लेकर के जब वो राहुल गांधी की जय बोलता हुआ नजर आ रहा है, राहुल गांधी की जय बोलता नजर आ रहा है, तो लोग जो पीट रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट, जी मैं 2 सेकंड कहूंगा, पूरी कर लूं। उन अभियुक्तों के नाम क्या है उनके नाम? क्योंकि उस वीडियो में जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो इस तरीके से नृशंस हत्या कर रहे हैं, पीट पीट कर किसी की जान ले रहे हैं, उन लोगों के नाम पूरे देश को जानने चाहिए, एक फाइल तक में सीमित नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आरोप लगा है कि वो लोग बोल रहे थे कि हम बाबा के आदमी हैं। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी की बात कर, कौन है वो लोग? पूरा देश उनके नाम मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब गले पर उसके पैर रखा गया तो वो बोला राहुल गांधी की जय, राहुल गांधी, ठीक है। उसके बाद अखंड जब राहुल गांधी बोल रहा था, मारने वाले उसको कह रहे हैं यहाँ राहुल गांधी नहीं है, रायबरेली है, यहाँ बाबा है। तो ऐसे लोगों का जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के आज फतेहपुर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, उसके पिता से मिले हैं, संतावना भी है और बीजेपी पे कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किए हैं कि ऐसे लोग अब गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं बीजेपी वाले, और खुल करके ये सब, मतलब कई सारे तंज करते। कल कांग्रेस के एक्ट हैंडल से ट्वीट भी हुआ और सीधे सीधे टारगेट किया गया बीजेपी सरकार को। तो अब इसमें पुलिस ने लगभग जो ऊंचाहार कोतवाली के कोतवाल से उनके साथ एक दरोगा, 2 सिपाही को निलंबित कर दिया था, जो कि 3 तारीख को ही कर दिया था। आज जो 112 के जो वहां पे गाड़ी गई थी, उनके जो प्रभारी थे उनको और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। देखिए, पुलिस अपना इसमें कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में और भी जो उचित उनके सामने तथ्य आएंगे उसको भी लेकर एसपी का कहना है, अभी एसपी से बात हुई कि इस पे जो है कार्रवाई होगी और भी कार्रवाई। 5 लोगों को अब तक इसमें जेल भेजा गया है और बाकी तो राजनीति क्या दौर है, लोग राजनीति करते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहीं ये नहीं कहूंगा, लेकिन पुलिस अभी भी इसमें चुस्त दुरुस्त है और कहीं ना कहीं काम करती नजर आ रही है। अब राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन जिस तरीके से पुलिसिंग ने काम किया, हाँ पुलिस की लापरवाही थी, उस पर उनको दंडात्मक कार्रवाई पुलिस ने करी, निलंबित किया कर, और ऐसे कार्रवाई करने वाले को, और एसपी का कहना है कि अगर और भी तथ्य तो सामने आएंगे तो और भी पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरेगी। जी इंद्रवीर, यही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घट जाती है, पुलिस इसको हल्के में लेती है, उस हल्के के दरोगा इस घटना को ही हल्के में ले लेते हैं, और इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थिति पैदा हुई है कि राजनीति इस पर अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। देखिए, वैसे ही हर मामले में राजनीति होती, किसी का प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है, वो ये नहीं देखता कि इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग हैं, कौन है वो लोग जो चाहते हैं कि प्रदेश में अमन जो शांति जो बनी हुई है वो बिगड़े। सबसे बड़ा सवाल इंद्रवीर यही है, क्या वो लोग जिन्होंने हत्या की उस वीडियो में वायरल
वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया है। क्या वो गांव के ही लोग थे, उस जगह के ही लोग थे? क्या वो जो मृतक है उसको पहले से जानते थे? कौन है वो लोग? क्या उस गांव के थे या आसपास के गांव के लोग थे? क्या उनकी पहचान हुई है? क्या उन्होंने जब सीधे जो चीजें निकल करके वीडियो में सामने आ रही है, क्योंकि अब तो वीडियो वायरल है, कांग्रेस ने ट्वीट नहीं किया, अब ये पूरे देश में वायरल है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो क्या इस तरीके से एक युवक को बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया? लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसमें राहुल गांधी का नाम ले रहा है और इस तरफ बाबा का नाम ले रहा है। क्या वो चेहरे उस गांव के ही थे या बाहर से आए हुए लोग? कौन है वो लोग? क्या जानकारी निकल करके सामने? ये भी महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को जानने के लिए। देखिए अखंड, बिल्कुल आपका कहना सही है और जानना भी जरूरी है, लेकिन अभी तक जो जैसे मैंने बताया कि ये पूरी घटना जो थी वो ऊंचाहार के ईश्वर दासपुर की घटना है और जहां युवक का ससुराल है उससे काफी दूर, ये बीच में ही इनको लोगों ने जो है पकड़ लिया और ये घटना इसके साथ हो गई। तो चूंकि मानसिक विक्षिप्तता तो लोग एग्जैक्टली करेक्ट बता भी नहीं पा रहा था, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ, पहला जो जिसे मारते हुए वेल अप टू डेट पर्सन है, अगर बात करें तो पैंट शर्ट और ठीक ठाक शूज है उसके, उसमें बात भी ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन लोग उसको मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं। अब ये जांच का विषय, वो मानसिक विक्षिप्त था या नहीं। आज उसकी अभी IBC 24 के पास उसकी पत्नी का भी वर्जन आ गया है, उसके परिवार के पूरे वर्जन आ गए हैं कि क्या घटना थी एग्जैक्टली और क्यों ये हुआ। तो पत्नी ने कहा कि हमारे पति को जिन लोगों ने बेरहमी से मारा है, हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, हमें कोई रुपया कोई पैसा नहीं चाहिए। उनके साथ भी वही घटना हो जैसे उन्होंने उनको तड़पा तड़पा के मारा था। जो तड़पा तड़पा के मारा ये तो एकदम रियलिटी, क्योंकि वीडियो देखते वक्त एक बार कहीं ना कहीं हम लोग भी सहम जाते हैं कि यार इस तरीके का कौन कैसे किसको मारता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही शर्मनाक घटना है जिस तरीके से ऊंचाहार में हुई। तो उसको लेकर के अभी जो 5 लोग जेल गए हैं, उनमें से जिन लोगों ने उनको मारा था, वो जो वीडियो में दिख रहे थे, उन लोगों को हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया है। जी, अब इंद्रवीर, हत्या के मामले में जेल भेज दिया गया है। इस तरीके से नृशंस हत्या की गई एक युवक की, उसे मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है। उसकी पर्सनैलिटी या उसकी जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो तो ये चीजें बताती नहीं है। क्या अगर वो मानसिक विक्षिप्त था तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं था? सवाल ये भी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या किन लोगों ने अधिकार दिया? ये पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसने अधिकार दिया आपको मारने पीटने का? आपको पुलिस बुला के उसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था अगर आपको कोई संदिग्ध लगता है तो। ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल ही हैवान है, इंसान नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए रायबरेली पुलिस को। अपने कर्मियों के खिलाफ तो उन्होंने कार्रवाई की है, जो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक रवैया नहीं अपनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये लोग माहौल खराब करने का काम करते हैं। और बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि यूपी पुलिस वीडियो से शिनाख्त करके ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। इन्हें छोड़ा और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, राजनीति अपनी जगह पे है और राजनेता का काम है राजनीति करना, लेकिन ऐसे एक युवक को इस तरीके से नृशंस मौत के घाट उतार देना अपने आप में सवाल खड़े करता है और प्रदेश की पुलिसिंग पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जब आपको जानकारी मिल गई थी तो आपने समय रहते उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? इस पूरे मामले को इतने हल्के में क्यों लिया कि आज एक युवक की जान चली गई? इस पूरे मामले पर अपडेट देते रहिएगा हमारे दर्शकों को इंद्रवीर, क्योंकि एक बड़ा मामला है। अब इस बड़े मामले पर क्या कार्रवाई करती है यूपी पुलिस, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देख लीजिए, राम की नगरी और अयोध्या में आपको मेरे गले से ही आवाज पता चल रही होगी किस तरीके से मेरा गला बैठा हुआ है। फिलहाल शुरुआत करते हैं। भरत मिलाप का समापन हुआ और भव्य रूप से हुआ। प्रशासन का साथ और लोगों का साथ देखा गया। दशहरे में जिस तरीके से बारिश हुई, बारिश में मेले को थोड़ा सा खराब किया। और केवल प्रतापगढ़ में ही नहीं, पूरे हर जगह, पूरे इंडिया में बारिश हुई, पूरे भारतवर्ष में बारिश हुई और रावण जल नहीं पाए, लेकिन आनंद फानंद में रावण का दहन भी किया गया। और एक दिन का गैप करके भरत मिलाप का आयोजन, जिस तरीके से ड्रोन को लेकर के चर्चाएं थी कि भीड़ नहीं हो पाएगी, भरत मिलाप में अफवाहें होने लगी थी कि हो सकता है कि भरत मिलाप टल भी सकता है, लेकिन भरत मिलाप अपने समय पे अपने टाइम पे हुआ और नजारे देखने लायक थे। लाइटिंग शो, डीजे का शोर और राम की चौकियां, लोगों के आंखों में आंसू थे जब राम जी वनवास से लौटे थे। और प्रतापगढ़, ऐसी मान्यताएं हैं और रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है कि भारत जी और राम जी का मिलन प्रतापगढ़ में ही हुआ था। तो फिर उसके बाद जब राम और भरत का मिलन होता है तो लोगों के आंखों में आंसू थे और एक भाई से जब मुलाकात हुई और गले मिले तो लोगों का शोर देखने लायक था। भरत मिलाप का ऐतिहासिक कार्यक्रम और 200 सालों से अधिक चलता हुआ कार्यक्रम आज
रविवार सुबह तकरीबन 7 बजे समापन की ओर गया और उसके बाद राजगद्दी का जो है कार्यक्रम किया गया। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। अखंड, एक इंस्पेक्टर जो अभी तक फरार चल रहा है, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सोचिए, एक इंस्पेक्टर अभी भी फरार चल रहा। अब सोचिए, सबसे बड़ा मामला सामने ये आ गया है, खुलासा इसलिए हुआ है कि आईजी भरत मिलाप के दौरान आए थे, उन्होंने प्रतापगढ़ से ही 50,000 का इनामिया घोषित कर दिया। सोचिए, सीधे सीधे 50,000 का इनामिया घोषित कर दिया गया। पूरा मामला आपको बताते चले, आज से तकरीबन 3.5 महीने पहले बिहारगंज क्षेत्र में, बिहारगंज बाजार में 2 युवकों को गोली मारी गई थी दिन दहाड़े। सुबह 9 बजे के आसपास एक तांडव खेल खेला गया था और तांडव खेल खेलने के बाद इसमें 3 लोगों को कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने पकड़ा और मुठभेड़ में उन्हें ढेर किया। तो उसके बाद इलाज करा के जेल भेजने का काम किया और उसके बाद जिसमें मत्सन का नाम आ रहा था, मत्सन के ऊपर गैंगस्टर के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और जितने भी आरोपी थे, अभी कुछ आरोपी उसमें से पकड़े नहीं गए हैं अखंड, लेकिन जितने भी आरोपी थे उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। लेकिन आईजी ने जांच की थी, जांच के उपरांत उनको सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पे मत्सन के द्वारा एक जो उस समय नगर कोतवाल थे, नगर कोतवाल को पैसा लेते हुए देखा गया था। तो आईजी ने उनको सस्पेंड करके पहले निष्पक्ष जांच कराई थी और निष्पक्ष जांच के उपरांत उसके ऊपर जयचंद भारती के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। तब से ही जयचंद भारती फरार चल रहा है और अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। सोचिए, और पुलिस के हत्थे न चढ़ना सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिसिंग के ऊपर ही खड़ा हो रहा है कि आप आरोपियों को, अपराधियों को, गैंगस्टर को पकड़ लेते हैं, लेकिन आप अभी तक अपने ही जो काम कर रहे हैं, अपने ही साथी कह सकते हैं, अपने ही साथी को, एक पुलिसकर्मी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। 50,000 का इनामिया घोषित हो चुका है, लेकिन उसको पकड़ने का जहमत तक नहीं उठा पा रहे हैं। सोचिए, एक सवालिया निशान प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर खड़ा होगा। ये जरूर है, अब चर्चाएं बहुत ही अलग होने लगी हैं कि अगर जयचंद भारती पकड़ा जाता है तो उसमें कितने दरोगा, कितने सिपाहियों का नाम और इंक्लूड होगा। ये जरूर कहा जा सकता है। जब एप्लीकेशन पड़ी थी घटना से पहले तो उसमें कुछ दरोगाओं का भी नाम आया था, उनको सस्पेंड नहीं किया गया था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब उसका बयान दर्ज होगा तो कई नाम ऐसे खुलासे होंगे, कई अधिकारियों के भी नाम खुलासे हो सकते हैं कि जयचंद भारती कई लोगों का नाम ले सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये भी होगी कि अब ये 50,000 का इनामिया है, क्या ये भी मुठभेड़ में घायल हो गए या पकड़ के सीधे कोर्ट में हाजिर करेंगे? ये बहुत कुछ देखने वाली बात होगी। प्रतापगढ़ में भले एक इंस्पेक्टर का मामला चल रहा हो, चाहे एक राजघराने का मामला चल रहा हो, विवादों में रहे हो, अभी भी चल रहा उनका, और ऐसे कई मामले हैं कि चल रहे हैं। प्रतापगढ़ से देखिए कई ऐसे मामले हैं ज्ञानेंद्र, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस खाकी या जो खाकी अपराधियों पर इनाम घोषित करती है, अब उसी खाकी पर इनाम घोषित हो गया, क्योंकि अपराधी है वो। अगर उसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया वहां के आईजी ने, तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक अपराधी जो कि खाकी में था उसके ऊपर अब इनाम घोषित हो गया। और सबसे बड़ी बात है, आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस इतने दिन बीत जाने के बाद जो बड़े बड़े अपराधियों को पता लगा लेती है, वो अब तक अपने साथी का, अपने सहयोगी अपराधी का पता नहीं लगा पा रही है। ना जाने अभी कितना वक्त और लेगी। हो सकता हो 50,000 का इनाम जब 1 लाख हो जाए तो शायद वो गिरफ्त में आए। सवाल यही है कि अगर आरोप लगते हैं और अगर अपनी ही पुलिस, अपने ही पुलिसकर्मी पर, अपने ही साथी पर, अपने ही सहयोगी पर इस तरीके का 50,000 का एक बड़ा इनाम घोषित करती है, तो सोचिए उसके अपराध का, जो अपराध होगा वो कितना बड़ा होगा। क्योंकि 50,000 का इनाम ऐसे ही नहीं घोषित किया जाता। ये अपने आप में एक बड़ी बात है ज्ञानेंद्र। और सबसे बड़ी बात है, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है कि आखिरकार कितना वक्त लगेगा प्रतापगढ़ पुलिस को अपने अपराधी पुलिसकर्मी को पकड़ने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा और जो अपडेट आता है हमारे दर्शकों को जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर? अगर जी आज हम बताना चाहेंगे, ये हरदोई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर करीब 200 खंबे लगाए गए थे, जो डिवाइडर के रूप में प्लास्टिक के, जिसको ये
हम जिस रोड पे खड़े हैं ये तिहानी टुंगी से लेकर बिला टुंगी तक, क्योंकि ये शहर के अंदर ये 4 लेन होना इसको मंजूर किया गया था, लेकिन तब तक अस्थायी ये खंभे लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस की जो है बहुत बड़ी नाकामी दिखाई दे रही है और लापरवाही दिखाई दे रही है। ये खंभे वहां तक जाएंगे, हम दिखलाएंगे। देखिए ये खंभे लगाए गए हुए थे, ये खंभे आप देख सकते हैं, ये सब टूट चुके हैं। ये सारे खंभे यहाँ पर टूट चुके हैं। ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पर जो गाड़ी अगर कोई बैक करता है तो जी जी एक मिनट जी बता दीजिए। अभी ये 15 दिन की धांधली चल रही है, 20 दिन नहीं लगे हुए, सब टूट गए। कितने खंभे लगे थे? ये हमारे वहाँ तक लगे थे। लगभग कितने होंगे? लगभग हमारे हिसाब से 100 से ऊपर ही होंगे। तो अगर नहीं यहाँ पर आप लाइव बिल्कुल देखो, इतनी धांधली हो रही है, बताइए ये टूट गई, इसमें कोई दम है? पैसा निकाल लिया सरकार का, बस विकास हो गया। आप सही कह रहे हैं जी। हाँ। तो यहाँ पर जो सीधे चैनल लाइव दिखा रहा है अपने दर्शकों को, और यहाँ पर ये खंभे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरफ से लगाए गए थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये पूरे सब टूट चुके हैं। और फिर वही रोड जो सिंगल मोड पे आ गई है। अब यहाँ पर जो है टूटे हुए खंभे, अगर यहाँ पर सीमेंटेड, अगर यहाँ पर डिवाइडर लगाए जाते तो हो सकता है यहाँ पर न टूटते, लेकिन यहाँ पर जो डिवाइडर न लगे, ये प्लास्टिक के खंभे लगाए गए हैं। ये पीछे गाड़ी कुछ बाइक उससे टूटे हैं कुछ। यहाँ पर जो है पुलिस की लापरवाही का है जी। एक मिनट आइए जी, बताएं क्या बात है जी, मेरे सामने आइए जी, बताएं। आप छोड़ दो। हाँ भाई, ऐसा है जो लखनऊ की नकल की जाती, लखनऊ चपला है। यहाँ हाल मोटर पहले वाहनों पे प्रतिबंध लगे, कंपनियों पे छापा लगे, तब तो ठीक है। अब उन्हें चलाने तमीज नहीं, डिवाइडर क्या मालूम है। बिल्कुल सही आप कराइए आप जी जी। आप क्या कहना चाहिए प्रशासन से? हम एल्टो बंद कराना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर जो लगाए गए हैं डिवाइडर, पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द भी है। अगर यहाँ लगाना था तो यहाँ पर सीमेंट के डिवाइडर लगाना चाहिए था, कम से कम यहाँ टूटते नहीं। अब यहाँ पर हजारों रुपए खर्च करके इसको लगाया गया, अब वो टूट चुके हैं। लेकिन यहाँ इसी थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एसपी ऑफिस जो है, एसपी का आवास है, यहाँ डीएम का भी आवास है, इसके आगे सभी अधिकारियों के आवास भी है। लेकिन इधर सभी अधिकारी निकलते हैं, यहाँ पर इधर आप हट जाओ, आप हट जाओ, लाइव चल रहा हमारा, आप हट जाइए। तो यहाँ पर जो है भैया ऑटो डाल रहा है, आगे तो पीछे कर लो, तो लाइव चल रही है। आप बढ़ा रहे पीछे तो यहाँ पर जी। तो हम आपको हमसे बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो है ये अगर सीमेंट के लगाए गए होते तो ये आज टूटते नहीं। और ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर पुलिस जो है सब यहाँ पियानी टुंगी से लेकर टुंगी तक सब जो है 4 लेन होने वाली है। और इसको वहां तक डिवाइडर जाएंगे, लेकिन प्रशासन जो है इन्होंने प्लास्टिक को लगाकर इसको ठीक कर ली है और ये यहाँ पर टूट भी गए। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। और जो तोड़ा गया उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इसको तोड़ा है जी। आदर्श, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे भारत में जो हमारी इंजीनियरिंग है या जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो नया तरीके निकाला करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण आप दे रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ 1000 रुपए का नुकसान हुआ हो। यहाँ पर सड़कें ऐसी बनाई जाती है जो कुछ देर चलती है उसके बाद उखड़ जाती है, फिर से उसको बनाया जाता है, फिर से उससे पैसा निकाला जाता है, उस मद में निकाला जाता है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, तो लोग भी जिम्मेदार हैं, कम से कम उन्हें समझना व्यवस्था कर रहे हैं अगर किसी को असुविधा उसके लिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था का क्या फायदा कि जो कुछ देर भी कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को ना संभाल सके, कुछ देर भी वो ना टिक पाए। ऐसी व्यवस्था करने का फायदा ही क्या है? जो टूटे हुए चीज है उनको ले जाकर के क्या आप प्रदर्शनी में लगाएंगे क्या? आप अपने यहाँ किस लिए लगा रखा है आपने? आपको कम से कम सोचना चाहिए कि जो चीजें हम कर रहे हैं वैकल्पिक व्यवस्था ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी देश में जनता जो है वो हर चीज का उपाय ढूंढ लेती है। यहाँ पर चालान लगाना हो तो चालान, वो हेलमेट लगाना तो हेलमेट सर पे नहीं लगता, वो आगे मोटरसाइकिल या बाइक एक्टिवा के शीशे में लगा दिया जाता है कि जैसे ही पुलिस वाले आएंगे या कैमरा आएगा उसमें लगा लेंगे। या हर चीज का जुगाड़ है, उनमें क्या मतलब है इससे? वो बैक करके तोड़ दें या उसी पे चढ़ा के तोड़ दें। तो कम से कम ऐसी देश में पर लोगों को नियम कायदे कानून से कोई मतलब नहीं है। जहाँ लोग केवल चालान बचाना चाहते हो, जहाँ उनको अपनी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, वहां पर ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं केवल और केवल नुकसान का सौदा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए जिससे केवल और केवल ना सिर्फ सरकार का घाटा हो और जो भी उपयोग के लिए सामान या वस्तु वहां पर लगाई गई उसका कोई मतलब नहीं हो, तो तुरंत करके अलग हो जाए।
तो कम से कम इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था प्रशासन को, जिसकी भी जिम्मेदारी थी, जिसने भी इस विकल्प को चुना, कम से कम समझना चाहिए कि जिस तरीके की जनता विकल्प और व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए। जनता सभी लोग को नहीं कह सकते, लेकिन आप जिस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी जिनकी मंशा साफ है कि चालान से बच जाओ, किसी तरीके से आगे पीछे कट के निकल जाओ, उसी के ऊपर चढ़ा के निकल जाओ, वहां पर ये सारी जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है इसका कोई मायने मतलब नहीं। कि आखिरकार हालांकि जो सरकार एक खबर और उसी तरीके से क्यों लुटाने के लिए या टूटने के लिए सड़कों पर या कहीं पर भी लगा दी जाती है, बताइए जल्द से जल्द। एक ये बता जाए, यहाँ पर अभी सनातन पूर्वी में करीब 15 दिन पहले एक चोरी हुई थी 35 लाख रुपए की, जो सनातन पूर्वी में बिलास सिंह के पास है। लेकिन वहाँ पर जब तक हरदोई जब नीरज यादव में सभी का खुलासा होता है, लेकिन अभी तक उस चोरी का कोई खुलासा नहीं किया गया है। और वो अभी चोरी एक संदेह के दे रहे हैं। ये भी एक पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि 35 लाख रुपए की चोरी एक मान्य रखता है और उसको अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। जी अखंड, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे होंगे, कब उसका खुलासा करेंगे, उसके लिए अलग से विशेष मुहूर्त निकलवाएंगे, कोई दिन निकलवाएंगे, उस विशेष दिन और विशेष मुहूर्त पर उस चोरी घटना का खुलासा करेंगे। अगर 35 लाख रुपए की चोरी हुई है, छोटी मोटी चोरी नहीं है, और अगर आप उसका खुलासा ही नहीं कर पा रहे तो आप पे सवाल खड़े होंगे और ऐसे ही लगातार उठते रहेंगे। 15 दिन है, आज हो सकता हो 15 दिन और बीत जाए, 50 दिन। अगर किसी विशेष मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, कोई समय आपको चाहिए, तो उस समय बता दीजिए कि आज इस विशेष दिन विशेष मुहूर्त पर हम इस घटना का खुलासा करेंगे। कम से कम जागिए। किसी की गाड़ी कमाई इसी तरीके से चोर उचक के लेकर के फरार हो जाते हैं, और अगर अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ तो अपने आप में बड़ा सवाल है हरदोई पुलिस के लिए। कम से कम जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा करेंगे तो अपने आप में राहत की सांस जरूर देंगे तमाम हरदोई वासी। तो कहेंगे आप बोलोगे तो घटना में क्या होता है, बोलो। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अरे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए बताइए। हाँ तो बताइए। बस यहाँ से घूम जाए, लाइव चल रहा है। यहाँ पे हमारे जो लगाए जाते हैं यहाँ पे 200 तक लगाए जाते हैं, जो कि ट्रक कार मोटरसाइकिल सब जिम्मेदार है। ट्रक और सब तोड़ के चले जाते हैं, कोई कोई परवाह नहीं है, पैसे भी का सब तोड़ के चले जाते हैं। ये कितने दिन हो गए इनको लगा हुआ था? तो लगभग हो गए हैं 1 महीना। 1 महीना है। और यहाँ पर तो कितने खंभे लगे होंगे, ये डिवाइडर का 200 तक 200 तक। यहाँ पुलिस कर्मी को भी देखा है या नहीं आए? एक दो बार आए हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर सर डीएम के आवास है पास ही में। जी जी। तो यहाँ पर ये टूटने का, यहाँ जो दुकानदार है उनको भी कष्ट हो रहा है कि लगे थे इनको अच्छा लग रहा था, लेकिन टूटने के बाद में यहाँ एक्सीडेंट के भी खतरे बढ़ गए हैं। अब दिक्कत ये है ना कि जो जिनको अच्छा नहीं लग रहा था उसे तोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्या करें। उनको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए उनको लगा कि तोड़ते हुए चले जाए, हमारी आंखों में खटक रहा है तो तोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसे लोग के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और आज तो पूरे उन लोगों को चिन्हित करके उनको ऐसा चालान भेजे कि कम से कम 5 बार पहले तोड़ने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, अगर हम भदोही की बात करें तो भदोही में इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भदोही कालीन के लिए एक बड़ा कारोबारी जिला माना जाता है। कालीन का क्षेत्र यहाँ बड़ा है। कालीन से ही कहीं न कहीं अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में लगभग 10 लाख ऐसे मजदूर हैं जो कालीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो कालीन व्यवसाय में जिस तरीके से अमेरिका द्वारा 50% की टैरिफ लगाई गई थी, उस पर भदोही के निर्यातक नाखुश दिखाई दे रहे थे। उसी नाखुश में कल एक बड़ी चर्चा वाली खबर निकल करके आई, जब भदोही के सांसद जो विनोद बिंद ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भदोही के कुछ कालीन व्यापारी एवं भदोही के सांसद जाकर के मुख्यमंत्री से भदोही के इस जो है कि टैरिफ पर जो कालीन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसको कहीं न कहीं जाकर के सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और जल्द से जल्द इस पर निस्तारण करने की बात कही। तो यह कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में बड़ी खबर। इस तरीके से कालीन का व्यवसाय बड़ा व्यवसाय माना जाता है। इसी से सटा हुआ, जैसे मिर्जापुर हुआ, सोनभद्र हुआ, जौनपुर हुआ, तो जौनपुर और सोनभद्र मिर्जापुर में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भदोही की कालीन का ही सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और कालीन के क्षेत्र से ही भदोही की कहीं न कहीं अगर देखी जाए तो विकास की गाथा लिखी जाती है। भदोही में ऐसे लगभग 3000 जो है एक्सपोर्टर हैं जो कहीं न कहीं कालीन का एक्सपोर्ट दूर दराज देशों में करते हैं, और उनसे कहीं न कहीं भदोही के आम जनमानस की एक जीवन शैली जुड़ी हुई है। तो ये कहीं न कहीं बड़ा असर दे रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ की जो है कि व्यवस्था रख दी है, उससे कहीं न कहीं भदोही के कालीन पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार जो भी कालीन के यहाँ कंपनियां हैं वहां से छटनी हो रही है।
कहीं 20 मजदूर छांटे जा रहे हैं, कहीं 50 मजदूर छांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ एक भुखमरी की भी तादाद देखने को मिल रही है। जी अखंड। बिल्कुल अभिषेक, का एक बड़ा सेक्टर है और कालीन के इस सेक्टर में अगर इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास के जिले हों उससे प्रभावित हो रहे होंगे। जो तमाम मजदूर या काम करने वाले कामगार होते थे, कारीगर होते थे, वो उसके लिए यहाँ पर आते थे। जब उनको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं कंपनियां उनकी छट्टी जरूर करेंगी। और जैसा कि आपने बताया कि 20-50 के रूप में उन लोग को निकाला जा रहा है, तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वावलंबी बनने की बात है, बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और स्वदेशी अपनाना होगा, लेकिन एकाएक इसको कर पाना अपने आप में एक मुश्किल स्थिति में उन तमाम व्यवसायियों को भी डालना, साथ ही साथ उन कामगारों कारीगरों के लिए भी है। क्योंकि ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है, एक बड़ा जो एक मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं आपसे छिन जाता है, तो तमाम जो लोग जो आपसे जुड़े होते हैं, इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, उन पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या लेकिन इसको लेकर के कोई निष्कर्ष निकला है? क्या अभी कोई फौरी तौर पर कोई राहत देने की बात कोई निकल करके सामने आ रही है अभिषेक? जी अखंड, अगर हम बात करें राहत की, तो राहत की अगर हम बात करें तो राहत में अगर देखा जाए तो जो कालीन व्यवसायी हैं भदोही के, उनका ये कहना है कि जो 25% पहले टैरिफ लगाई गई थी और उसको बढ़ा करके 50% अमेरिका ने कर दिया है, उस पर अगर सरकार कोई सब्सिडी दे देती है, उसमें जो यहाँ के कालीन व्यवसायी, उनको कहीं ना कहीं इस कालीन के व्यवसाय को गिरने से रोका जा सकता है। उस पर जो भदोही के निर्यातक है वो जाकर के जो है वित्त मंत्री से भी इसके पहले मुलाकात कर चुके हैं, और भदोही के सांसद से भी जाकर के फिर से मुलाकात करें। इसके पहले भी जब भदोही में वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद थे, तब जाकर के वस्त्र जो है कि मंत्रालय में जाकर के यहाँ के निर्यातक ने भी उस समय भी बात रखी थी जब 25% टैरिफ लगाया गया था। उसके बाद फिर से जो है कि जब टैरिफ बढ़ाया गया तो उसके बाद फिर से यहाँ के कालीन निर्यातक और भदोही के जो जनप्रतिनिधि हैं वह लगातार जाकर के सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, और इस पर कहीं ना कहीं कोई पहल कर रहे हैं, जिससे कि यह कालीन का व्यवसाय जो है वह जो दूसरे देशों में से टर्की भी कहीं ना कहीं कालीन के व्यवसाय के लिए भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी देश माना जाता है। तो अगर कहीं ना कहीं भारत के भदोही से अगर इस कालीन के व्यवसाय की गिरावट आती है, तो उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जा सकता है कि टर्की में इस कालीन के व्यवसाय की बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसके साथ साथ नेपाल में भी इसकी कहीं ना कहीं व्यवसाय की बड़ी चलन देखने को मिल सकती है। इससे कहीं ना कहीं भदोही में अगर देखा जाए तो भदोही के लिए अगर कालीन के लिए माना जाए तो कालीन के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य का दिन चल रहा है। लगभग 2 महीने से जो टैरिफ की शुरुआत हुई है, उससे कालीन के व्यवसाय में प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। जो भी कालीन के व्यवसायी है वह लगातार अपने मजदूरों की छटैया कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो तादाद है वह बढ़ती हुई भदोही में खासतौर पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हो या जो भी उपाय हो, इसको दूर करने के लिए वो जरूर सरकार को अपनाने चाहिए, क्योंकि सबका हित और कल्याण की बात तभी हो सकती है जब उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर इस तरीके से टैरिफ की मार झेलेगा अगर व्यवसाय, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर साफ तौर पर उन कामगारों, उन कारीगरों पर देखा जा सकता है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो कम से कम सरकार को इस क्षेत्र में इससे जुड़े हुए लोगों के लिए कोई ना कोई ऐलान जरूर करना चाहिए, सब्सिडी के रूप में हो या फिर किसी दूसरे फॉर्म में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिषेक। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो आपको बता दें कि अखंड जिस तरीके से पुलिस लगातार जो है, अगर बात की जाए जनपद में तमाम ऐसी चोरियां हो रही है और चोरियों का कुछ खुलासा तो पुलिस करे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके खुलासे नहीं हो रहे। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बस्ती महज शहर के बीचों बीच कोतवाली से के ठीक सामने बात की जाए, मात्र 100 मीटर की दूरी पे कोतवाली के ठीक सामने चोरों ने जो है कोतवाली के सामने ही चोरी कर डाली। पेंट की दुकान में महज 80 मिनट के अंदर दुकान का ताला तोड़ के दुकान में घुसते हैं, सॉरी 80 सेकंड के अंदर, और दुकान के अंदर से जो 80,000 रुपए कुछ नगद और वहां से कुछ सामान लेके फरार हो जाते हैं। फिलहाल कोतवाली के ठीक सामने वो दुकान है, कुछ ही दूरी पे है, और जो है रात को इस तरह की घटना हो जाती है। लेकिन अगर जो पुलिस है, अगर उनकी गश्ती होती है थाने कोतवाली के सामने इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर में पुलिस की जो है कोतवाली में कर क्या रही थी और उनके सामने इस तरह की चोरी हो जाती है। फिलहाल जो पीड़ित व्यक्ति है उसने इस बारे में साफ बताया कि जो है उसकी दुकान के सामने जब वो सुबह आता है, वहां पे सुबह जब वो शटर देखता है कि उसका शटर जो है थोड़ा सा खुला हुआ है, तो जैसे उसकी जानकारी उसको कि शटर खुला हुआ, उसने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पे, पूरी मॉनिटर है, क्योंकि दुकान के अंदर चोर के जाने का पूरा वीडियो सामने आया हुआ है, सोशल वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन पुलिस अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी सवाल है कि पुलिस अभी भी अपने सूत्र जो है यहाँ वह खंगाल रही, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खंड कैसे क्या सूत्र हैं? जब सबसे बड़ी बात है कि आपकी आंखों के सामने से चोरी हो जाए,
और आपने उस पर कोई कार्रवाई, क्या आपके सूत्र नहीं बता पा रहे हैं, आपके मुखबिर नहीं बता पा रहे, तो सवाल खड़े होंगे कि इतनी करीब में जब यह हालात हैं कोतवाली के, तो और जगहों का हालात क्या होंगे। तो लोग तो रात में अपने घरों के बाहर चौकीदारी करने के लिए मजबूर होंगे ही ना, कि जब जहां पर जो जगह, वही जगह सुरक्षित नहीं है जहां पर थाना कोतवाली है, तो आम लोग लगातार रात भर जाग रहे हैं और उनको अफवाह बताई जा रही है, बिल्कुल ड्रोन की अफवाह है, लगातार हर जगह आ रही है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से अपने कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और एक व्यक्ति की उन्होंने नृशंस हत्या भी कर दी। उल्टा उसकी वजह से अब राजनीति दूसरे रुख ले चुकी है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं, क्या ये मौका क्यों दिया जा रहा है, क्या लोगों के पास इस तरीके के अधिकार हैं क्या कि किसी को भी मारेंगे पीटेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होगा कि जब इस तरीके से थाने कोतवाली के सामने चोरी की घटना को अंजाम देकर के चोर रफू चक्कर हो जाएंगे और पुलिस को भनक तक नहीं लगेगी, तो लोग तो रात भर जागने के लिए मजबूर होंगे, वो तो किसी के ऊपर शंका शक करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे पुलिस इस पूरे मामले पर, क्या कह रही है, क्या कोई बयान आया उसकी तरफ से इस पूरे मामले पर? ना बिल्कुल अखंड, अभी पुलिस का कोई बयान इसमें नहीं आया हुआ, क्योंकि पुलिस का जिस तरीके से अगर बात की जाए, जैसे हमारी अधिकारी से भी बात हुई तो उन्होंने एक नॉर्मली ये कहा कि उसमें जो है जांच चल रही है, पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोतवाली के ठीक सामने ऐसी घटना हो जाना, क्योंकि पुलिस के किस तरीके अगर कहा जाए चोरों के हौसले वाकई में बुलंद होंगे, जो थाने चौकी के ठीक सामने बात की जाए, जो कि शहर का मुख्य थाना अगर माना जाता है, उसके सामने से अगर वो चोरी कर सकते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि आसपास गली मोहल्ले और गांव का क्या हाल होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है अखंड। बिल्कुल है, इसीलिए तो जितेंद्र उठ रहा है कि अगर थाने और कोतवाली के सामने से चोर अपना हाथ साफ करके चले जाएगा, और वो चैलेंज है, वो चैलेंज ही है कि हम देखिए आपकी आंखों के सामने इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके निकल जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, और हर जगह लगता है कि पूरे शहर में सीसीटीवी से लैस है, अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। अरे चोर जब कोतवाली के सामने, थाने के सामने चोरी करके लेके चला जाएगा और आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, तो आप क्या पकड़ेंगे, क्या सीसीटीवी कैमरे से निकालेंगे आपको तो कम से कम, आप गश्त लगाते हैं, उन गश्तों पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि थाने कोतवाली के सामने का ये हाल है और खुले आम चैलेंज देकर के अपराधी चले जा रहे हैं। उन चोरों को पकड़ना चाहिए और कम से कम जितना जल्दी हो सके इसका खुलासा करना चाहिए, क्योंकि ये चैलेंज है आपको देखना चाहिए। बस्ती पुलिस ये चैलेंज है, उस थाने कोतवाली को चैलेंज है जो लगातार रात भर गश्त की बात करती है, लोगों की हिफाजत की बात करती है, लोगों को सुरक्षित रहने की बात करती है। वो उसको खुला चैलेंज देकर के गए हैं कि आपकी आंखों के सामने इस तरह की घटना को अंजाम देकर के रफू चक्कर हो गए, ओझल हो गए आपकी आंखों के सामने, और अब तक आपके हाथ खाली हैं। तो कम से कम जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजिए और इस पूरी घटना का खुलासा कीजिए, नहीं तो आपके थाने, आपके कोतवाली में जितने भी तैनात पुलिसकर्मी हैं, उनसे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बहुत सारी जगह है जहां पर रात भर लोग जाग करके खुद ही रखवाली कर रहे हैं। जितेंद्र, देखते हैं कि इस घटना पर खुलासा कब करती है वहां की पुलिस, लेकिन इतना जरूर है कि एक चैलेंज उन चोरों ने पुलिस को दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन एक और खबर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से है। भोजपुरी गायक और पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह के लखनऊ स्थित घर पर उनकी पत्नी आई थी और 3 अक्टूबर को उन्होंने एक पोस्ट किया था, उसमें साफ तौर पे बोला था कि लखनऊ आ रही हैं। कल वो लखनऊ आई और लखनऊ में आने के बाद जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए, उन्होंने पवन सिंह पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एफआईआर की है, पुलिस बुला ली है और वो यहाँ से बिना यहाँ से जाएंगी नहीं, और अगर वो जाएंगी तो उनकी अर्थी जाएगी। तो कल एक ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा साफ तौर पर देखने को मिला सिटी में, जहां पर ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है वो वहां पर पहुंची थी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पवन सिंह ने करीब उनसे 1 से 1.5 घंटे बातचीत की शुरुआत में, लेकिन बाद में वो वहां से चले गए। चले जाने के बाद वो वहां पर लौटे नहीं और नहीं लौट के आए और वो दूसरी जगह, दूसरे फ्लैट में वहां पे उन्होंने रात गुजारी। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के आरोप हैं, इस पर क्या है पूरा मामला, क्योंकि उन्होंने, जो ज्योति सिंह थी उनकी पत्नी, वो आई थी, उन्होंने पुलिस से बात भी की और साफ तौर पर उन्होंने एसएचओ पर धमकी देने का आरोप लगाया। वो अपने वकील से भी बात करती थी। पूरा मीडिया जो वीडियो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और इस तरीके को लेकर के तमाम जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर भोजपुरी के पावर स्टार, भोजपुरी के एक सुपरस्टार गायक के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो संगीन आरोप लग रहे हैं, वो भी उनकी पत्नी के द्वारा कहीं ना कहीं अपने आप में खबरों के जो बाजार है उसमें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।